सुधीर चौधरी जो आज तक में एंकर हैं, उनके एक बयान को लेकर, एक वक्तव्य को लेकर, एक समाचार को पढ़ने के तरीके को लेकर इस समय पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। और ये विवाद उनके उस बयान पर है जो उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत से ही शुरू करते हैं और सुन लेते हैं कि सुधीर चौधरी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ है। बहुत गौर से सुनिए। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो ये जो बयान है इसके दो हिस्से हैं। एक बयान में के एक हिस्से में, पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उस समय से पहले तक थे, जिनके मुख्यमंत्री जीवन की चर्चा हो रही है कि वो कैसे प्लेन में चलते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि वो आदिवासियों के जीवन में चले जाएंगे, वो जो जंगल का जीवन है वहां वो चले जाएंगे। इस तरह का उनको जब जेल जाएंगे तो फीलिंग आएगी। इन दो बयानों को अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों बयान बहुत ही आपत्तिजनक हैं, निहायत ही विवादास्पद हैं और इस वजह से ही विवाद है। ये विवाद अकारण नहीं है। और सुधीर चौधरी का ये कहना कि मैंने तो हेमंत सोरेन के बारे में बात की है, सारे आदिवासियों के बारे में बात नहीं की है, तो ये ऐसा नहीं है। दरअसल वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते ये कह रहे हैं कि वो प्लेन में घूम रहे हैं, वरना प्लेन में कौन सा मुख्यमंत्री नहीं घूमता है, कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो स्कूटर पर और साइकिल पर चल रहा है। सबके पास गाड़ियां होती हैं, अक्सर सरकारी गाड़ियां होती हैं। तो इसलिए वो निश्चित रूप से आदिवासी जीवन पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये आदिवासी जीवन पर उनकी जो टिप्पणी है, एक राष्ट्रीय चैनल का एंकर जिसको मालूम है कि उसकी बात को लाखों लोग सुन रहे हैं, उसके द्वारा इस बात को कहा जाना क्या बताता है? दरअसल क्या वो डिपिक्ट कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि सुधीर चौधरी का ये जो दिमाग है, उनका जो माइंडसेट है, उनके सोचने का जो तरीका है, उनका जो बुद्धि विवेक का क्षेत्र है, उसका एक तरह से सीटी स्कैन या एक्सरे करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुधीर चौधरी ने ऐसा क्यों कहा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सारे लोग इस तरह की गलतियां विभिन्न समुदायों के भी बारे में करते हैं। हम में से कोई भी उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुधीर चौधरी के दिमाग का एक्सरे किया जाए। मैं इसके दो प्रमुख कारण मानता हूं जिसकी वजह से सुधीर चौधरी ने आदिवासियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी की कि उसका मुख्यमंत्री प्लेन में क्यों घूम रहा है, गाड़ी में क्यों घूम रहा है, और दूसरा कि वो एक जंगल वाले जीवन में है 30 साल पहले तक। ऐसा उनकी जो परिकल्पना है, ये एक परिकल्पना कहां से आई होगी? तो सुधीर चौधरी के जीवन में आदिवासी कहां आया होगा, उन्होंने आदिवासियों के बारे में कहां से जाना होगा, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो शायद क्षेत्र आसान हो जाएगा। नंबर 1, आदिवासी, क्योंकि उन जो आदिवासियों का जो मूल रूप से ज्यादा क्षेत्र है वो जहां के हैं वहां से दूर है, वो हरियाणा के हैं, तो ये उनके जीवन में, उनके गांव में जाहिर है कि इस तरह के कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो आदिवासियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। जब वो स्कूल कॉलेज के दिनों में बड़े हो रहे होंगे तब उनको बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चली होंगी, और वो पता चलना मुख्य रूप से फिल्मों से हुआ होगा। फिल्मों में उन्होंने जीवन में पहली बार आदिवासी देखा होगा, और फिल्मों का आदिवासी कैसा होता है, यहां से समस्या खड़ी होती है। फिल्मों में आदिवासी आमतौर पर जंगल में वो कुछ पंख वगैरह लगाकर और भैंस की सींग लगाकर नाचता हुआ व्यक्ति के रूप में आता है। मैं आपको एक फिल्म का गाना सुनाता हूं और इसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आदिवासियों के बारे में इस तरह की परिकल्पना कहां से आई है। ये फिल्म शालीमार है और 1978 की फिल्म है, धर्मेंद्र और जीनत अमान की फिल्म है। इसका एक गाना आप लोग, बहुत पॉपुलर गाना है, इसको सुनिए।
खैर, तो ये जो आदिवासियों के बारे में 10 करोड़ आबादी के बारे में ये जो झिंगालाला हुम है कि आदिवासी ऐसे होते हैं, इसी से सुधीर चौधरी के जीवन में पहली बार कोई आदिवासी आया होगा और छवि यहां से बनी होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शालीमार फिल्म में हुआ है। अगर सुधीर चौधरी बहुत कलात्मक फिल्मों के शौकीन होंगे, जो संभवतः वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि देखी होगी, ये 1970 की फिल्म है और इस फिल्म में एक रोल है सिमी गरेवाल का। सिमी गरेवाल उसमें आदिवासी लड़की बनी है, दुली। अब इस दुली का जो कैरेक्टर है, इसको करने के लिए सिमी गरेवाल को बकायदा पूरे शरीर पर काजल लगाया गया, क्योंकि कोई आदिवासी लड़की को सत्यजीत राय अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहते थे। तो आदिवासी कैरेक्टर करने के लिए सिमी गरेवाल को पूरे बॉडी पर वो ब्लैक फेस जिसको बोलते हैं फिल्मों में होता है, जो एक समय जब हॉलीवुड की फिल्में बनती थी तो जो कि ब्लैक एक्टर्स नहीं लिए जा सकते थे, ब्लैक्स के साथ काम लोग नहीं करते थे, तो इसलिए ब्लैक बनाए जाते थे उसी तरह से। तो उसी तरह से सत्यजीत राय ने किया और उस दुली का कैरेक्टर जो है वो आज की तारीख में सत्यजीत राय ये फिल्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आदिवासी को बहुत खराब लाइट में उसमें दिखाया गया, बहुत खराब तरीके से दिखाया गया है और किस तरह से वो सेक्सुअल वो डिपिक्शन है वो बहुत आपत्तिजनक है। या इसके अलावा आप जो फिल्में देखिए ना, आक्रोश जो फिल्म है ओमपुरी की, बहुत सारे नेशनल अवार्ड वगैरह मिले हैं, उसमें जो आदिवासी का कैरेक्टर है वो किस तरह से उत्पीड़न सहता है, और उत्पीड़न सहना ही मतलब आदिवासियों का डिपिक्शन है, उसी रूप में उनको दिखाया जाता है। इवन आप जय भीम फिल्म में भी आदिवासी जो क्या करता है, वो उत्पीड़न सहता है और उसके बाद उनका कोई रक्षक आता है। इसके अलावा RRR, न्यूटन, ये सारी फिल्मों में आदिवासी जो है वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो नेता नहीं है, वो सामान्य जीवन नहीं जी रहा है, वो एक शहर में उसका घर नहीं है, वो प्रोफेसर नहीं है, वो क्या है, वो उत्पीड़न सहता हुआ एक आदमी है या फिर झिंगालाला करके नाचता है। ये जो सुधीर चौधरी के जीवन में जब ये फिल्में आई होंगी तो ये उनका आदिवासी है। और ये बहुत लोगों को लगता है कि आदिवासी ऐसे ही होते हैं, या तो वो मारपीट खाते हैं और उनका बलात्कार होता है, या फिर वो शोषण होता है, यौन शोषण, या फिर वो झिंगालाला करके नाचते हैं। ये जो आदिवासियों के बारे में छवि बनी है, ये छवि मेरे ख्याल से पहला अपराधी है जिसकी वजह से सुधीर चौधरी ने ये वक्तव्य देने का अपराध किया है। तो अपराध का स्रोत वहां पर है। दूसरा स्रोत क्या है, सुधीर चौधरी अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद नौकरी वगैरह ढूंढते होंगे, उनको एक नौकरी मिलती होगी, उसके बाद वो दिल्ली में एक के बाद एक 6-7 जगह नौकरी करते हैं, कहीं से निकाले जाते हैं, कहीं नौकरी बदलते हैं, ये करते हुए नौकरी करते हैं। पूरे जीवन में, पूरे जर्नलिस्टिक करियर में सुधीर चौधरी के जीवन में क्या कोई भी आदिवासी पत्रकार आया होगा? कोई चैनल में कहीं पर कोई एंकर, प्रोड्यूसर या कोई राइटर? मेरा अपना अनुमान है कि आदिवासी उनके जीवन में नहीं आया होगा कोई पत्रकार। दिल्ली में अगर 10 से 15 हजार पत्रकार हैं, उसमें से टेलीविजन में, राष्ट्रीय चैनल में कोई आदिवासी पत्रकार नहीं है, खास करके मेनलैंड आदिवासी, जो मतलब इधर गोंडवाना क्षेत्र और झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको उधर दक्षिण के हिस्से तक और महाराष्ट्र वगैरह, कोई आदिवासी तो उनके जीवन में नहीं ही आया होगा। तो चूंकि उनके जीवन में कोई आदिवासी आया ही नहीं है, आप कल्पना कीजिए कि आज तक के न्यूज रूम में, उस न्यूज रूम में सिर्फ एक आदिवासी लड़की है, एक आदिवासी लड़का होता, तो भी क्या सुधीर चौधरी ये कहता कि जंगलों में रहते हैं आदिवासी और वो उनका मुख्यमंत्री, उनके समुदाय से आने वाला मुख्यमंत्री प्लेन पे क्यों घूमता है? निश्चित रूप से इस बात को सुधीर चौधरी नहीं कहते। इस बात को सुधीर चौधरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भारत का शहरी जीवन है, जो एक इलीट स्पेसेस हैं, जो मीडिया है, वहां पर आदिवासी नहीं है। अगर वे होते तो सुधीर चौधरी ये गलती नहीं करते। ये गलती वो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सुधीर चौधरी के जीवन में कोई आदिवासी नहीं आया है। और ये डाइवर्सिटी की कमी इस तरह की तमाम समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि आपके स्पेसेस में वो लोग हैं ही नहीं, आप उनको देख ही नहीं रहे। आप नहीं देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, एक आदिवासी मुर्मू जो है, मुर्मू जी वो सीए जी हैं,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आदिवासी लड़की इस समय भारत की सबसे अच्छी मॉडल में एक जो मॉडल है वो एक आदिवासी लड़की है। दिल्ली का सबसे इमरजेंसी मेडिसिन का जो सबसे सितारा है, जिसने एम्स को लगभग 15 साल तक उसका इमरजेंसी और डिपार्टमेंट चलाया है, एल.आर. मुर्मू, वो आदिवासी हैं। कैसे? उनको मालूम ही नहीं है कि आदिवासी हो सकते हैं। हॉकी प्लेयर भारत का गोल्ड मेडल लाने वाला जयपाल सिंह मुंडा जैसे शानदार आदमी ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड में वहां पर हॉकी टीम में आता है और वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाता है और वो पार्टी बनाता है और वो इतना शानदार व्यक्ति। सुधीर चौधरी को इन सब के बारे में पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आदिवासी इस देश में क्या क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से ये समस्या आई, क्योंकि उनके जीवन में आदिवासी कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। अदरवाइज उनका एक दोस्त अगर आदिवासी होता, कल्पना कीजिए ना, क्या इसके बावजूद सुधीर चौधरी ये बयान देता है? दे सकता था क्या अपने एक दोस्त के बारे में? क्योंकि उनके जीवन में नहीं है इसलिए वो इसको कर रहे हैं। ये असल में बड़ी समस्या है और इसको जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो ये समस्या असल में यहां से भी आती है कि मतलब एक हम हैं और एक वो हैं, हम ऐसे हैं और वो लोग ऐसे हैं। ये जो जनरलाइजेशन है, ये जो जनरलाइजेशन है, यहां से वो समस्या आती है। वी, दे, हम, वो, अस, देम, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इन ग्रुप आउट ग्रुप, ये जो प्रॉब्लम है यहां से आती है। इसका स्रोत वहां पर है कि आप जैसे आप कल्पना कीजिए कि सुधीर चौधरी को बचपन में किसी कुत्ते ने काट लिया। अभी उसकी धारणा बनी कि कुत्ता मतलब काटने वाला। अभी एक अच्छा सा कुत्ता उससे अगर लिपट के खेलना भी चाहता है तो उसे डरेगा ना, ये संभव है डरेगा। अगर और इसका डर कब खत्म होगा? जब उसके जीवन में उसके कोई उसके एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा वो पालेगा, उसके साथ वो रहेगा, या उसके जीवन में किसी तरह से वो परिवारों में जाएगा, वहां पर वो देखेगा, तब उसकी धारणा बदलेगी, वरना उस धारणा के साथ वो पूरा जीवन जिएगा। ये प्रॉब्लम है। ये वी और ये जो प्रॉब्लम है ये यही से आ रहा है कि मतलब आपने एक पैटर्न देखा, आपने 3 फिल्मों में आदिवासी देखा और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने रूल बना लिया कि आदिवासी ऐसे होते। तो सी पैटर्न मेक रूल, ये प्रॉब्लम है कि आपने एक पैटर्न देखा कि आप एक समुदाय के लोगों को देखा और आपने देखा कि ये बहुत साफ सुथरे नहीं है। आपने कहा कि उस धर्म के लोग साफ सुथरे नहीं रहते। आपने 2 बिहार के लोगों को देखा कि वो गंदे कपड़े पहने हुए, आपने या 10 ऐसे लोगों को देखा कि वो रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आपने उस तरह का बिहारी देखा। आप बोले बिहारी गंदे होते हैं। आप 10 करोड़ लोगों के बारे में धारणा बना रहे हैं 10 लोगों को देख के। आप ऐसा क्यों करते हैं? हम सारे लोग ऐसा करते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि मद्रासी हमारे लिए तो मतलब उत्तर भारत वालों के लिए नर्मदा के दक्षिण या महाराष्ट्र के दक्षिण सारे मद्रासी, वो कर्नाटक हो, आंध्रा हो, सब वो तो मद्रासी जो है वो इमली खाते हैं या डोसा खाते हैं। अभी हमको मालूम ही नहीं कि कितने तरह के वहां कल्चर हैं और लंच और डिनर में डोसा वहां कोई नहीं खाता है, मतलब वो ब्रेकफास्ट या स्नैक्स है। अभी ये मालूम नहीं तो आप धारणा बना लेते हैं। ये धारणा बना लेते हैं जैसे आप जाट या यादवों के बारे में कि बुद्धि घुटने में होती है और इस तरह की जो बातें आप करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आपके जीवन में ऐसे 3-4 व्यक्ति आए होंगे और आपने पूरे समुदाय पर 10 या 20 करोड़ लोगों पर उसको आपने एक्सपोलेट कर दिया, आपने उसको कर दिया सारे ब्रसेसाइड एक साथ। यहूदी जो होते हैं वो शोषक होते हैं, अब आपने बोल दिया और उसके बाद आपको समझ में कुछ आया नहीं। आपने 2 देखे होंगे मनी लैंडर, आपने राय बना ली। आपने दिल्ली में 2 आपने ब्लैक्स को ड्रग के केस में फंसते हुए देखा, आपने धारणा बनाई ब्लैक्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये हो रहा है ना, मतलब आप एक कॉलोनी में ब्लैक अगर कोई मकान लेने जाए स्टूडेंट, कैसे कितनी मुश्किल उसको आ सकती है दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं या अफ्रीकन हैं उनके लिए कितना क्रूर शहर है, निष्ठुर शहर है। आपका अगर कोई दोस्त हो तो आपको बताएगा, मैं अब जानता हूं कि ये कितना मुश्किल है। आपको आपकी धारणा बना ली कि जो कोई एक समुदाय के बारे में और फिर कि आपने देख लिया कि वो किसी अपराध में लिप्त है, वो समुदाय अपराधी है। तो ये इसलिए होता है कि एक्चुअली हम उन जटिलताओं में नहीं जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग धारणा बनाना दरअसल एक कॉम्प्लेक्स काम है, जटिल काम है, मतलब आपका दिमाग लगेगा। तो आप क्या करते हैं, बॉक्स करते हैं उनको।
ये बॉक्स है, इसके अंदर सारे बिहारी हैं। हमने 5 बिहारी देखे जो गंदे होते हैं, बिहारी गंदे होते हैं। हमने अपने अपने स्पेस में कुछ बंगाली देखे, हमको लगा कि ये ज्यादातर पढ़ने लिखने वाले, लड़ते भिड़ते हैं नहीं, तो बंगाली जो होते हैं वो डरपोक होते हैं, लड़ते भिड़ते नहीं। या आपने देखा कि एक्स समुदाय कोई है, उसके 1-2 अपराधी देख लिए, 4 अपराधी देख लिए, तो वो आतंकवाद करते हैं। ये जो सरलीकरण है, आप असल में उतना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं कि हर आदमी के बारे में कैसे जानने की कोशिश करें। वो जी कमजोर होते हैं जी। वो आपने देख लिया कि चीन के बारे में आपने देखा कि चीन के लोग, कुछ आपने कम हाइट के लोगों को देख लिया, आपने कहा कि चीन के लोग बौने होते हैं, जबकि चीन के लोगों का एवरेज एज इंडिया के एवरेज हाइट से ऊपर है, लेकिन आपने बोला बौने होते हैं। तो ये जो आप जो दिमाग को मतलब लगाना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम सारे ही लोग करते हैं कि हमने बचपन में एक बार कोई सब्जी खाई और खराब लगा तो बाकी सब्जियां खराब होती हैं। ये होता है ना, बहुत आसान है असल में। ये जो आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन है, ये हमारे दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज को ज्यादा पुश नहीं करता है, धक्का नहीं देता है आपको, मतलब वो काम नहीं करने की जो हमारी आदत है दिमाग की, दिमाग क्या शरीर भी जब मूल रूप से आलसी है, इससे काम कराना पड़ता है। तो ये जो हम इससे बचते हैं और इसकी वजह से हम जनरलाइज करके कर देते हैं। अब जनरलाइज करके कि अगर बोल दिए कि भाई जो युवा होते हैं वो आजकल पढ़ते लिखते तो है नहीं, जबकि इतनी पढ़ाई लिखाई आज तक कभी नहीं हुई थी, पूरे इतिहास में इतनी पढ़ाई लिखाई कभी नहीं हुई। जितना आज लिखा जा रहा है प्रतिदिन, उतना पीछे इतिहास में हो सकता है वर्षों, एक वर्ष में लिखा जाता होगा, लेकिन युवा तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये या महिलाएं जो है वो सजने में बहुत टाइम लेती हैं। आपने 10-12 को देखा, या आपने देखा कि वो महिला अपने बच्चे को सुबह भेजकर कितनी कम समय में ऑफिस के लिए तैयार होती है? नहीं देखा। तो आपकी धारणा बन गई कि औरतें सजने में बहुत टाइम लेती है। ये क्या है? ये दिमाग का लेजीनेस है। लेजी आप हैं, हम सब लोग हैं, हम सारे लोग इसी तरह से आसानी से चीजों को देखने समझने की कोशिश करते हैं, इस वजह से होता है। एक्चुअली इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है जो ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, और थर्ड प्रोसेस है डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आप एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, तो और इसका बहुत असर होता है। जैसे अगर आप शिक्षक हैं और क्लासरूम में आपके पास एक खास तरह का कोई सोशल ग्रुप है, आपने अगर उसके बारे में नेगेटिव बातें कहने लगी तो बच्चे खराब परफॉर्म करेंगे। एक बच्चे को आपने अगर देख लिया कि लगातार, या एक समुदाय के 3-4 बच्चों को आप ज्यादा पनिश कर रहे हैं, क्लास के बाहर निकाल दे रहे हैं, वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस उनका खराब हो जाएगा। महाभारत का किस्सा आपको याद है ना? वो महाभारत जनरली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सीरियल में भी देखा होगा। जो शल्य है वो शल्य जो कौरवों की तरफ से लड़ने को तैयार होता है, और वो शल्य जो है वो कर्ण का रथ चलाता है। कर्ण का रथ चलाते समय लगातार उसको बताता है कि तुम तो ऐसे ही हो, अर्धरथी हो, तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ है। एक कहानी सुनाता है कि वो एक कौवा है, वो हंस की तरह उड़ने की कोशिश करता है, बीच में गिर के मर जाता है, तुम तो ऐसे हो। तो उसका तेज जो है, उसका ताप जो है कर्ण का लगातार कम होता है और वो कमजोर पड़ता चला जाता है। तो ऐसे ही जब हम डिस्क्रिमिनेट करके बोलते हैं कि एक समुदाय जो उसमें अपराधी ही होते हैं और ये तो कमजोर ही होते हैं, तो इसकी वजह से वो एक्चुअली उस पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सुधीर चौधरी जब कह रहे हैं कि आदिवासी के बारे में उनके दिमाग में कोई धारणा है, वहां तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिमिनेट करते हुए उसके बारे में कुछ बात करते हैं, यहाँ पर ये ज्यादा प्रॉब्लम है। ये भयानक रूप से ये एक समस्या मूलक बात है। और ये जो समस्या है, ये एक्चुअली इसको आप अगर देखेंगे तो मतलब एक सोचिए ना कि एक टीचर है, वो सारे बच्चों को कहता है कि तुम लोग कर सकते हो, मेहनत करो, दम लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोग आगे बढ़ोगे। दूसरा टीचर कहता है तुम लोग गधे हो, तुम लोगों से तो हो नहीं पाएगा, आ गए हो कहां से। एक वो याद है ना, वो आईआईटी की एक टीचर थी जो SC/ST OBC के ज्यादातर बच्चे थे उस क्लासरूम में, कुछ सवर्ण भी होंगे, जो इंग्लिश कमजोर थे, उनका रिमीडियल क्लास था, और उसमें आते ही गाली देना शुरू करती थी कि तुम लोग कहां कहां से आ गए। तो वो बच्चे खराब परफॉर्म करेंगे, एक्चुअली उनके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आएगा। और वो ग्रोथ माइंडसेट जो नहीं देना है, ग्रोथ का माइंडसेट जब टीचर्स नहीं देते हैं, आप अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने जान पहचान के लोगों को जब आप ग्रोथ का माइंडसेट नहीं देते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस को आप नीचे की तरफ पुल करते हैं। ये एक्चुअली यहां से वो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि सुधीर की जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम है। वरना मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं कि 7 और 8 साल के बच्चों को
जब वो मिड डे मील में इसलिए नहीं खाते हैं कि दलित महिला ने बनाया है, तो आखिर कौन है जो उन बच्चों को बता रहा है कि आप को किसी का हाथ का छुआ हुआ नहीं खाना है? वो परिवार है, वो समाज है जो उसको बताता है। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है। बचपन से इसी तरह की बातें सुनते हुए बड़े हो रहे हैं। वो फिल्में देख रहे हैं, कचरा, अभी लगान फिल्म में आशुतोष गवारीकर ने कैरेक्टर खड़ा किया, दलित कैरेक्टर ऐसे तो कम दिखाते हैं, दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं क्या? कचरा है, उसको कुछ नहीं आता है, पड़ा रहता है, उसका तो जी पोलियो है इसलिए उसके हाथ से बॉलिंग हो जाती है। मतलब कोई गुण ही नहीं है। एक गुण है वो भी पोलियो से आया है, उसका निजी गुण नहीं। और उसको एक मतलब आमिर खान उसको उठा के मतलब उसका रक्षक बन के सामने आता है। तो ये जो ये जो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये एक्चुअली अपने आप में प्रॉब्लम है। इससे हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन आता है, और ये प्राइमरी सोशलाइजेशन हम लोगों को तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करने की दिशा में ले जाता है। और ये एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या को असल में आप अगर देखेंगे, जैसे अभी मैं आपको ये बताऊं कि एक और थ्योरी मैं आपको बताता हूं, मार्शल रेस थ्योरी, कि सेना में भर्ती के लिए कुछ जातियां ज्यादा लड़ाकू होती हैं। ठीक है, अभी भी भारत में वो जातियों के नाम पर रेजिमेंट चल रहे हैं, जिसको अब आमतौर पर जातियों का रिक्रूटमेंट बंद हो चुके हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम उसको नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जातियों के नाम पर रेजिमेंट चल रहे हैं। अंग्रेजों ने तो जातियों के नाम पर भर्तियां की, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, धर्म जाति, गढ़वाल में राइफल्स, ये सब क्षेत्र आधारित ये हो गए मार्शल रेस। इनके हिसाब से गोरखा हो गए। क्या ये हमेशा मार्शल रेस थे? सिर्फ आप कुछ मत कीजिए, मिलिट्री हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाइए और देखिए कि 1857 जो भारत की आजादी का पहला विद्रोह, सैनिक विद्रोह, कुछ भी कह लीजिए, उससे पहले कौन मार्शल रेस था? क्या यही जातियां मार्शल रेस थी? यही योद्धा जातियां थी? उस समय तक गंगा के मैदान की जो जातियां थी और लोग थे, ये मुख्य रूप से सैनिक बनते थे। ये यूपी बिहार के लोग जो बाद में सेना में लगभग गायब कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने 1857 विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करने वालों को बाहर करना था। और खास करके पंजाब हरियाणा से लेकर आपको उधर पंजाब वाला पाकिस्तान और वहां से पेशावर और वो पूरा इलाका है, वहां से जो सैनिकों की संख्या लगभग 50% हो गई। और वो 50% जहां थी, वो पहले आप मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां से मुश्किल से 3 या 4% लोग आते थे। वो वहां से सैनिक नहीं लिए जाते थे। सैनिक लिए जाते थे, मंगल पांडे क्यों सैनिक बनते थे? क्योंकि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये अवध बेल्ट से ज्यादातर रिक्रूटमेंट कर रही थी, ब्राह्मण मुख्य रूप से आते थे। इनको फौज में लेना ही बंद कर दिया। तो उसके बाद जो फौजी बने, उनकी 3-4 जनरेशन होते होते वहीं से फौजी बनने लगे और मार्शल रेस बन ही गए। तो ये मार्शल होते हैं, ये नॉन मार्शल होते हैं। ये सारे स्टीरियोटाइपिंग है दिमाग में, सिर्फ दिमाग में। आज की तारीख में सारा युद्ध जो है मशीनों से, टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। उसमें कोई भाला लेकर, हथियार लेकर तो लड़ नहीं रहा है। आज की तारीख में कोई भी योद्धा हो सकता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में सेना में भर्ती की कोई हाइट नहीं है, हाइट तय नहीं है कि ये सीना इतना फूलेगा तो सैनिक। तलवार लेके नहीं लड़ना है भाई। एक ड्रोन चलाना है, एक बटन दबाना है और वहां पर वो बम गिर जाएगा। इसके लिए आपको सीना क्यों फुलाना है? लेकिन नहीं। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि राष्ट्रपति का अंगरक्षक जो है वो 3 जातियों के लोग ही बनेंगे। अभी भी, आज भी उन्हें 3 जातियों के लोग बनेंगे, क्योंकि वो उनका एक खास तरह का कद होता है। क्यों भाई? राष्ट्रपति का अंगरक्षक कोई भी क्यों नहीं बन सकता है? ये स्टीरियोटाइपिंग से, ये स्टीरियोटाइपिंग असल में प्रॉब्लम कर रही। सुधीर चौधरी बीमारी का एक लक्षण है। सुधीर चौधरी पूरी बीमारी नहीं है। और इसलिए हमको स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन तीनों से मुक्ति पानी है, अगर हम एक अच्छा राष्ट्र और एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।